आज हम कुछ स्टैंडर्ड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पता करेंगे। साधारण असतत बंटन, उसमें से कुछ हमने पहले ही देख लिए हैं। पहला उदाहरण हम देखेंगे जो पहले से हम पढ़ चुके हैं, वो है एक रैंडम वेरिएबल जो सिर्फ दो वैल्यूज लेता है, 0 और 1। इस रैंडम वेरिएबल के मान 1 लेने की प्रोबेबिलिटी को हम p से दर्शाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 हो जाती है 1 माइनस p। ये एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ दें p प्लस 1 माइनस p तो 1 हो जाता है। p ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोलते हैं, या अगर उछाल कॉइन के उछाल में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स ज्यादातर करार दिया जाता है एज अ सक्सेस, तो वो p की वैल्यू क्या होती है? ये जो प्राचल है p वो 1 या 0 के बीच में होता है। एक्सट्रीम केसेस में p इक्वल टू 0 और p इक्वल टू 1 भी हम इसमें शामिल करते हैं। तो ये जो रैंडम वेरिएबल है उसका जो बंटन है उसको हम बोलते हैं बर्नौली रैंडम वेरिएबल और या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर p। बर्नौली विथ पैरामीटर प्राचल p, और p जैसे कि मैंने कहा, ये जो पैरामीटर की वैल्यूज है उसकी भी एक रेंज होती है। इस बर्नौली रैंडम वेरिएबल के लिए ये प्राचल 0 और 1 के बीच में कोई भी मान ले सकता है। तो ये जो है हमने पहले ही देख चुका है। इसके कुछ जनरलाइजेशंस आज हम देखेंगे। तो जैसे कि उदाहरणों में हमने देखा था, ये जो बर्नौली रैंडम वेरिएबल है उसका सबसे सिंपल उदाहरण है, हम एक सिक्के को उछालते हैं और जब भी उछालते हैं तो उसका हेड्स आता है या टेल्स आता है, और हेड्स या टेल में से एक को हम करार देते हैं कि मान लेगा 1 और दूसरा आउटकम या परिणाम में मान होगा 0। एक को सक्सेस कहते हैं, एक को फेलियर कहते हैं। ये तो सिर्फ लेबल्स हम देते हैं। तो इसी को ये हम आगे अगर बढ़ाएं तो इसमें अहम क्या बात है? अहम बात है कि जब भी एक परीक्षण होता है, एक उछाल होता है, तो सिर्फ 2 परिणाम उसके हो सकते हैं, उसको हम जो भी लेबल दे दें। जब हम रैंडम वेरिएबल्स की बात करते हैं, यादृच्छिक चरों की बात करते हैं, तो ये स्पेसिफिक मान संख्याएं हम लेते हैं 0 या 1। इन जनरल उसके ऊपर हमने देखा है कोई भी रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक 0 और 1 यही 2 मान लेने वाला जो यादृच्छिक चर है उसको हम कहते हैं बर्नौली रैंडम वेरिएबल, और उसका प्राचल होता है p। हर p के लिए, हर अलग अलग p के लिए अलग अलग बंटन होता है। इसको हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, एक कॉइन हम 2 बार उछालें, हर उछाल में 2 भिन्न भिन्न परिणाम हैं, और पहले में 2 है और दूसरे में दो अलग अलग परिणाम हैं। तो दोनों उछालों में 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 4 परिणाम हो सकते हैं। ये भी हमने पहले देखा है मल्टीप्लिकेशन रूल के तहत। तो ये जो 4 परिणाम है इसमें तो काफी आसानी से हम लिख सकते हैं। तो इसमें जो है पहले में हेड्स और दूसरे में हेड्स, पहले में हेड्स और दूसरे में टी, पहले में टी और दूसरे में हेड्स, या दोनों टेल्स।
ये 4 परिणाम है। तो इसके ऊपर हम अगर रैंडम वेरिएबल x को निर्धारित करें कि x इज डिफाइंड एज, इसको परिभाषित हम इसी तरह करते हैं कि नंबर ऑफ हेड्स या HS इन 2 independent tosses of the coin। 2 बार सिक्का उछालने के बाद, 2 बार स्वतंत्र रूप से सिक्का उछालने के बाद हम ये आउटकम्स देखते हैं, और उसके बाद दोनों आउटकम्स देख के हम x रैंडम वेरिएबल को इस तरह परिभाषित कर रहे हैं कि उसमें 2 टॉसेस में कितने बार हेड्स आए। पता चलता है x HH में होगा 2, ST और TH में होगा 1 और TT में होगा 0। तो x की वैल्यूज क्या है? x की वैल्यूज इस प्रकार से है जो मैंने अभी बोला। ये वैल्यू लेता है, ये मान लेता है 0। अगर आउटकम है इफ आउटकम इज, परिणाम है दोनों में टेल्स, अगर दोनों में टेल्स है तो क्लियरली हेड्स की संख्या 0 है। एक कब होता है x का मान, नंबर ऑफ हेड्स, अगर ये आउटकम होगा HT या TH, और 2 होगा जबकि आउटकम होगा HH। तो ये पर्टिकुलर जो यादृच्छिक चर है x, जिसको हमने फिर एक बार दोहरा रहा हूं, x को हमने परिभाषित किया है नंबर ऑफ हेड्स इन द 2 टॉसेस। तो इसके 3 अलग अलग मान हो सकते हैं इस चर के, इस रैंडम वेरिएबल के, 0, 1 और 2। और ये 0 कब होता है, 1 कब होता है, 2 कब होता है, हमने देख लिया है। अगर हमारा कॉइन इस तरह से है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ H इज P, स्मॉल p, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स इज 1 - p, तो हम फिर एक बार प्रोबेबिलिटी के नियम को इस्तेमाल करके हम इस रैंडम वेरिएबल x का PMF निकाल सकते हैं। PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रायिकता मान फलन हम निर्धारित कर सकते हैं। तो ये P ऑफ 0 हमें निकालना है। ये याद कीजिए, ये प्रोबेबिलिटी है कि ये रैंडम वेरिएबल x वैल्यू लेगा, मान लेगा 0। तो ये मान 0 कब लेगा? ये चर मान 0 लेगा जबकि, और सिर्फ जबकि, दोनों उछालों में हमें टेल्स मिला है। और ये दोनों उछाल, दोनों टॉसेस स्वतंत्र रूप से किया गया है। तो हमें पता है इंडिपेंडेंस के माध्यम से, स्वतंत्रता के परिभाषा से, कि पहले उछाल में टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी है 1 - p, और दूसरे उछाल में टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी वही होगी 1 - p, क्योंकि वही सिक्का हम उछाल रहे हैं दोबारा। और ये इंडिपेंडेंस के कारण, स्वतंत्र उछाल होने के कारण, ये दोनों जो प्रोबेबिलिटीज है उसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 - p² हो जाएगा। P1 उसी तरह हम निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी x = 1। इसमें x का मान 1 कब होगा? जबकि दो परिणाम होने से, 2 अलग अलग परिणामों के साथ x का मान 1 हो सकता है, जबकि परिणाम है HT या TH। सो प्रोबेबिलिटी कि ये इवेंट घटा हो, जब पहले में हेड्स है तो पहले में टेल्स नहीं हो सकता, या HT और TH दोनों परिणाम 2 सिक्कों के उछाल में एक साथ नहीं हो सकते। तो ये दोनों परिणाम एक दूसरे से
एक्सक्लूसिव है, डिसजॉइंट है, तो इसके लिए हम इसकी प्रोबेबिलिटी को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनाइट एडिटिविटी के तहत, और फिर एक बार हर टर्म को हम स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इवेंट्स के हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम देखें कि प्रोबेबिलिटी एक उछाल में एच आने की प्रोबेबिलिटी है P, और एक उछाल में टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस P। हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इंडिपेंडेंस है, पहले उछाल में H और दूसरे उछाल में T, ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो दोनों एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकाल के उसको मल्टीप्लाई करके मिलती है। और उसी तरह TH इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी हम तय कर सकते हैं। T आने की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस P और H आने की प्रोबेबिलिटी है P, और इंडिपेंडेंस के कारण, स्वतंत्रता के कारण वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों टर्म्स तो सेम हो गए, तो ये हो जाता है 2 टाइम्स P टाइम्स 1 माइनस P। और उसी तरह हम अगर निकाले P2, ये होता है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, और ये सिर्फ तभी होगा जब दोनों उछालों में हमें हेड्स मिलेंगे, तो हर हेड की प्रोबेबिलिटी है P टाइम्स P बिकम्स P स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा PMF। ध्यान रहे PMF पूरा लिखने के लिए ये हर वास्तविक संख्या x के लिए परिभाषित होना चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस P स्क्वायर जब x होगा 0, 2 टाइम्स P टाइम्स 1 माइनस P जब x होगा 1, स्मॉल x होगा 1, और P स्क्वायर जब x होगा 2। लेकिन काफी सारी वास्तविक संख्याएं अभी बची है, उसमें 0 होगा। Px द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का मान किसी भी अलग x के लिए, अन्य x के लिए 0 होगा। क्या ये एक सही प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है? देख सकते हैं कि हर x के लिए Px की वैल्यू निश्चित तौर पे 0 या उससे अधिक है, क्योंकि पहले दो टर्म्स तो स्क्वायर्स है, तो वो तो 0 या उसके अधिक होंगे, और P है P वो 0 और 1 के बीच में मान लेता है, इसलिए P भी ऋणेतर है, नॉन निगेटिव है, और 1 माइनस भी ऋणेतर है या नॉन निगेटिव है। तो ये जो टर्म है 2 टाइम्स P टाइम्स 1 माइनस P, ये भी नॉन निगेटिव ही होगा। तो ये तो हो गया। क्या हम अगर इन सभी का मान जोड़ लेते हैं 0 से लेके 2 तक, ये 3 टर्म्स है, तो 1 माइनस P स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स P टाइम्स 1 माइनस P प्लस P स्क्वायर। और अगर आप याद करेंगे, आपने बाइनोमियल एक्सपांशन सीखा है, तो ये a प्लस बी स्क्वायर के तरह दिख रहा है। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये बाइनोमियल एक्सपांशन फॉर्मूला को अगर यूज करेंगे तो ये देखते हैं कि हमें जो ये टर्म्स मिले हैं वो एग्जैक्टली इस प्रकार के हैं, जहां a की वैल्यू है 1 माइनस P और b की वैल्यू है P। तो मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूं 1 माइनस P प्लस P होल स्क्वायर, बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करके। और ये 1 माइनस P प्लस P तो हो गया 1, तो 1 स्क्वायर का वैल्यू है 1। तो जैसे कि हमें चाहिए एक PMF के लिए इन सभी मानों को अगर जोड़ ले तो हमें 1 मिलता है। तो ये इंडीड ये एक वैलिड
प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, प्रायिकता मान फलन है। ये तो हमें पहले भी पता होना चाहिए, पहले हमें पता है क्योंकि हमने एक्स, रैंडम वेरिएबल एक्स को भी इस तरह से ही परिभाषित किया था कि ये नंबर ऑफ हेड्स है दो सिक्कों के, एक सिक्के के दो उछालों में पाया गया, तो ये सिर्फ 0, 1 या 2 ही मान ले सकते हैं। तो ये जो बाइनोमियल एक्सपांशन इसमें आता है, इसके कारण इस तरह के जो यादृच्छिक चर है वो एक फैमिली में आ जाते हैं, उनको बोलते हैं बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल्स या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये किस तरह से आता है, ये इसको मैं इसकी सटीक परिभाषा में थोड़ी ही देर में देने वाला हूं, लेकिन पहले देखते हैं ये बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल किस तरह से हमें आता है। उसका उदाहरण अभी हमने देखा, एक सिक्के को 2 बार उछाले, लेकिन उस सिक्का महत्वपूर्ण है क्या इसमें, या कौन सी चीजें इसमें महत्वपूर्ण है, इसको पहले हम लिख लेते हैं। जो परिणाम एक ट्रायल में जो परिणाम आएंगे, या ये सिर्फ 2 अलग या भिन्न परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि सिक्के को अगर हम उछालेंगे तो या तो हेड्स आएगी या टेल्स आएगी। अगर हम एक फैक्ट्री से आते हुए घटक, असेंबली लाइन से बाहर जो घटक आ रहे हैं, कंपोनेंट्स आ रहे हैं, उसकी जांच करेंगे तो या तो वो ठीक है, नॉट डिफेक्टिव है, या तो ठीक नहीं है, डिफेक्टिव है। 2 ही चीजें हो सकती है। ये एक को हम कहेंगे सक्सेस, एक को कहेंगे फेल्यूर। ये सक्सेस और फेल्यूर, इसके इंग्लिश या हिंदी मीनिंग को हमें नहीं देखना है, इसके हम ये सिर्फ लेबल कर दे रहे हैं हम, क्योंकि मेरे लिए जो सक्सेस है वो आपके लिए फेलियर हो सकता है या उल्टा हो सकता है। जैसे कि मेरे अगर हेड्स आए तो मेरे लिए सक्सेस है, अगर टेल्स आए तो किसी और के लिए सक्सेस हो सकता है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि वो 2 में से एक को हम एक नाम दे रहे हैं, वो सक्सेस दे रहे हैं, और एक को हम फेलियर नाम दे रहे हैं। ये जो बार बार हम ट्रायल्स कर रहे हैं वो सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। और हर एक ट्रायल में सक्सेस आउटकम, सक्सेस होने की मतलब एस आउटकम आने की, एस परिणाम आने की प्रोबेबिलिटी है। ये फिक्स्ड है, ये ट्रायल के ऊपर निर्भर नहीं करती है, पहला ट्रायल हो या 5वां ट्रायल हो, ये फिक्स्ड है। और इसको हम पी से दर्शाते हैं। जैसे कि एक ट्रायल में एक सिक्के में के उछाल में होगा, ये प्रोबेबिलिटी है, तो पी का मान होगा 0 और 1 के बीच में। सो संक्षिप्त रूप में मैं ये लिखूं, पी ऑफ एस इज स्मॉल पी। तो ये चारों अगर कंडीशंस कोई भी परीक्षण सेटिस्फाई करता है तो उसको हम कहते हैं द्विपद परीक्षण या बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। और इस बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के होने पर हम अगर एक रैंडम वेरिएबल परिभाषित करें x,
जब जो कि होगा नंबर ऑफ सक्सेसेस या SS, नंबर ऑफ S इन N ट्रायल्स। ये चारों चीजें होनी जरूरी है। हम देखेंगे काफी सारे उदाहरणों में कि ये एक स्टैंडर्ड मॉडल है और हमारा पहला, एक तरह से पहला मॉडल है। इस ये जो हमने देखा, ऊपर जो हमने देखा, हमने 2 बार सिक्का उछाला था और उसमें हम काउंट कर रहे थे नंबर ऑफ हेड्स, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स थी P। तो ये एक जनरलाइजेशन है। अब हमने जो लिखा है नंबर ऑफ SS इन N ट्रायल्स, उस उदाहरण में N की वैल्यू थी 2 और P के S के बदले हम ले रहे थे H, और P तो हमने उसी तरह से दर्शित किया था। ये जो रैंडम वेरिएबल है, ये रैंडम वेरिएबल को बोलते हैं हम बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। और इसमें 2 प्राचल है, 2 पैरामीटर्स है। एक तो है नंबर ऑफ ट्रायल्स और एक है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। तो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल ये एक तरह से आधा ही स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल उसके साथ हमें उसके प्राचल भी दर्शित करने हैं विद पैरामीटर्स N एंड P। मैं जानबूझ के बीच में जगह छोड़ी है क्योंकि N क्या दर्शाता है? N होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने बार हम वो बाइनोमियल ट्रायल, एक जो ट्रायल है उसको हम बाइनोमियल ट्रायल करते हैं कहेंगे। ये बाइनोमियल, फिर एक बार मैं दोहराता हूं, बाइनोमियल क्यों कहते हैं इसके लिए? इसके लिए कहते हैं क्योंकि हर ट्रायल में सिर्फ 2 अलग परिणाम हो सकते हैं, या तो S या तो F। और P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ S। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है उसको हम लिखेंगे X follows binomial distribution with parameters N and P। N की जो प्राचल N है, चूंकि ये नंबर ऑफ ट्रायल्स है N, तो N क्या मान ले सकता है? N एक धन पूर्णांक होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स है। ये कोई भी धन पूर्णांक हो सकता है। हमारे जो ऊपरी जो एग्जाम्पल था उसमें N की वैल्यू थी 2। उससे पहले जो हमने देखा, अगर एक ही बार सिक्का उछाले तो वो भी एक प्रकार से बाइनोमियल ट्रायल है। इसमें N की संख्या है 1 और P, ये जो प्राचल P है उसका मान रहेगा 0 और 1 के बीच में। जो एक्सट्रीम 2 केसेस है, 0, P इक्वल टू 0 और P इक्वल टू 1, ये एक्सट्रीम केसेस माना जा सकते हैं। P इक्वल टू 1 दर्शाता है कि हर ट्रायल में सक्सेस ही आएगी प्रोबेबिलिटी 1 से। तो उसका मतलब है कि ये सर्टन है कि हर बार हेड्स ही आएगी, और P इक्वल टू 0 दर्शाएगा कि ये हर बार फेल्यूर होगा, F आएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये तो रैंडम वेरिएबल है नहीं, क्योंकि ये सर्टन वेरिएबल्स है, ये तो फिक्स्ड वेरिएबल्स है। लेकिन जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल, ये रैंडम वेरिएबल है लेकिन जो ठीक ठीक एक ही वैल्यू लेते हैं, कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल, अचल चर भी कह सकते हैं। ये हम आगे जाके हम देखेंगे कि ये 0 और 1 ऐड करना अच्छा है इसी टाइम में प्राचल के वैल्यूज के लिए। तो ये तो हो गया बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की परिभाषा। रिमार्क, इफ
x is binomial 1, p, उसका मतलब क्या है? अगर हम ऊपर जो हमने लिखा था बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की परिभाषा, तो हम एक ही बार ट्रायल करेंगे, जैसे कि एक ही बार सिक्का उछालेंगे, और उस ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है p, और x काउंट करता है नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो x की वैल्यू होगी या तो 0 या तो 1। तो ये तो बिल्कुल जो हमने पहले देखा था, जिसको हम कहते हैं, हमने कहा था ये एक स्पेसिफिक तरह का रैंडम वेरिएबल है, बर्नौली रैंडम वेरिएबल है। तो बाइनोमियल 1p रैंडम वेरिएबल या डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक ठीक बर्नौली p रैंडम वेरिएबल या डिस्ट्रीब्यूशन के बराबर है। तो ये एक सिंपल सा रिमार्क हमने कर लिया है। अब हम ये जो जनरल बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो अब देखते हैं कि अगर हम एक आर्बिट्ररी बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल जिसके पैरामीटर्स n और p है, तो उसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। उसका PMF हम जांच लेंगे। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है x इज बाइनोमियल np, इसके साथ हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है हमेशा कि n की वैल्यू होगी 1, 2, 3 धन पूर्णांक, और p का मान होगा 0 और 1 के बीच में। ये एक स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं कि x फॉलोज बाइनोमियल np डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके तहत इमीडिएट उसके अंदर ये छिपा हुआ है कि n और p की वैल्यूज क्या हो सकती है। ये अलग से हमें दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, तो पहली बात हम जब करते हैं तो x कौन सी वैल्यूज ले सकता है, ये जो यादृच्छिक चर है वो कौन सी वैल्यूज ले सकता है। मैं कुछ क्षणों के लिए फिर एक बार ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की तरफ जाता हूं। ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में हर ट्रायल में सक्सेस या फेल्यूर हो सकता है, और ये रैंडम वेरिएबल x की परिभाषा क्या है जो बाइनोमियल np हमने करार दिया है, उसकी परिभाषा ये है कि हम इन n ट्रायल्स में देखेंगे कि कितने बार सक्सेस आया है। हम जो काउंट करेंगे कितने बार s है। तो अगर n ट्रायल्स हुए हैं, हर ट्रायल में s होगा या f होगा, तो x से सबसे कम मान होगा 0। जब सारे के सारे n ट्रायल्स है फेलियर्स, तो x 0 एक मान हो सकता है, एक भी हो सकता है, क्योंकि एक सक्सेस और बाकी n-1 फेलियर्स, या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। लेकिन जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो x की वैल्यू है वो n होगी, क्योंकि अगर n ट्रायल्स करें हैं तो इसमें n सक्सेस जरूर हो सकते हैं, लेकिन n+1 या n+5 सक्सेसेस नहीं हो सकते। सो ये जो अलग अलग n 0 से लेकर 0, 1, 2 से लेकर n तक जो n+1 वैल्यूज है, ये कितनी अलग अलग वैल्यूज है? n+1 वैल्यूज, n+1 अलग अलग मान है जो x ले सकता है। तो इसमें हम PMF x की कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। सो P0, जैसे कि हमने उदाहरण में देखा था, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, x 0 कब होगा? तब x इक्वल टू 0 तब होगा, और सिर्फ तब होगा जब सारे के सारे n ट्रायल्स में f फेलियर है। तो ये जो इवेंट है वो f n बार, सारे के सारे n बार f आ गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, ये इवेंट
ये परिणाम होने पर x वैल्यू लेगा 0। और इसकी प्रोबेबिलिटी तो हमें पता है कैसे करने हैं। एक फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी है p, सारे के सारे जो ट्रायल्स हैं वो है एक दूसरे से स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। तो 1 माइनस पी को और एक 1 माइनस पी से गुनेंगे और एक 1 माइनस पी से गुनेंगे, ऐसे n बार गुना मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो इसका मान होगा 1 माइनस पी रेज टू द पावर n। और इसी तरह Pn भी आसान है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू n। ये भी इवेंट काफी ये एक्चुअली सिंपल इवेंट है। अगर सिक्का उछाल रहे तो h आएगा, यहां पे हम सक्सेस यूज कर रहे हैं, तो सारे के सारे n परिणामों में आएगा s। हर एक ट्रायल में s आने की प्रोबेबिलिटी है p, और अगर ये n बार हो रहा है स्वतंत्र रूप से तो उसकी p टाइम्स n टाइम्स n बार करेंगे तो उसका मान होगा p टू द पावर n। अगर ये तो दो सिंपल चीजें हो गई, p0 हमने पता कर लिया है, pn भी पता कर लिया है। P1 हम देखते हैं, चलो P1 कैसे करेंगे। P1 की परिभाषा ऑफ कोर्स है कि हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 की ये कैसे निकालना है। अब x इक्वल टू 1 कब होगा, ये जो n ट्रायल्स हैं उसमें हमें चाहिए सिर्फ एग्जैक्टली एक s चाहिए और बाकी n-1 f होने चाहिए। तो इसके परिणाम अगर हम देखेंगे तो ये एक परिणाम है, पहले ट्रायल में आ गया s और बाकी सब ट्रायल्स में आ गया f। तो ये जो ट्रायल हमने लिखा है, ये जो परिणाम लिखा है, इसकी प्रोबेबिलिटी तो हम देख सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी है एक एस आने की प्रोबेबिलिटी है p, और बाकी जो n-1 बार आ रहा है f, हर एक की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस p। तो हर ट्रायल स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसकी ये जो परिणाम है जिसको दर्शाया गया है s f f f f करके, उसकी प्रोबेबिलिटी है p मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस पी रेज टू द पावर n-1। तो x इक्वल टू 1 अगर ये परिणाम आ गया तो निश्चित तौर पे नंबर ऑफ सक्सेसेस इज 1 होगा। जैसे कि हमने उदाहरण में भी देखा, जब 2 बार ये सिक्का उछाला था तो x इक्वल टू 1 के लिए ht भी होता है या th भी होता है। ये जो सक्सेस है उसमें हेड्स है, वो पहले बार भी हो सकता है, पहले ट्रायल में या दूसरे। अब यहाँ पे s जो है वो किसी भी n ट्रायल्स में आ सकता है। जैसे कि ये अगर हमारा परिणाम है पहले ट्रायल में f, दूसरे में s, और बाकी बचे सभी n-2 ट्रायल में f, तो इस परिणाम के साथ भी जुड़ा है x का मान 1, और इस परिणाम की प्रोबेबिलिटी वही रहेगी क्योंकि उसमें एक सक्सेस है और n-1 फेल्यूर्स है। लेकिन काफी सारे और भी परिणाम हैं, जैसे कि f पहले n-1 ट्रायल्स में है f और आखिरी nth ट्रायल में है s। हर एक परिणाम की प्रोबेबिलिटी होगी p टाइम्स 1 माइनस p, और निश्चित तौर पे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 की अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये सब प्रोबेबिलिटीज हमें जोड़नी होगी, योग करना होगा इनका। तो ये तो ठीक है, लेकिन कितने बार आया है, मैंने तो डॉट 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 से अभी काम चला लिया, लेकिन ये डॉट 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 हमें पता करना है कितने बार हो रहा है। हम ये जो परमिटेशंस और कॉम्बिनेशंस
हमने पढ़ा था उसको हम उसकी तरफ अगर हम उसको अगर हम याद करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पे n स्लॉट्स है, n ट्रायल्स है, उसमें से हमें s के लिए एक स्लॉट चुनना है। वो हम किस तरह कितने अलग अलग तरीके से चुन सकते हैं, ये n ऑब्जेक्ट्स में से, n स्लॉट्स में से हमें एक स्लॉट चुनना है। उसके कितने तरीके, कितने अलग अलग तरीके हैं, n चूज वन। इसमें तो n चूज वन की वैल्यू होगी n, ओके। और अगर आप देखेंगे तो इस छोटे से स्कीमेटिक डायग्राम में देख सकते हैं कि S या तो पहले में हो सकता है, पहले ट्रायल में हो सकता है, या दूसरे या तीसरे या चौथे या पांचवें या ऐसे n में। तो ये तो ठीक लग रहा है। n, ये तो n बार हमने कर लिया है। तो इन सबको जोड़ के अगर हम लिखेंगे तो P1 का मान हम इस तरह से लिख सकते हैं, n चूज वन। मैं जानबूझ के सिर्फ n ना लिखे उसको n चूज वन लिख रहा हूं। ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n चूजिंग वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। और हर बार इन n चूज वन जो अलग अलग परिणाम है, उस हर एक परिणाम की प्रोबेबिलिटी है p टाइम्स 1 माइनस p रेस टू n माइनस 1। इसी को हम आगे बढ़ाएं, p2 मैं लिखने नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने देख लिया ये क्या हो रहा है। हमें एक तो गिनती करनी है कि n स्लॉट्स में से हमें 2 s चाहिए और n माइनस 2 f चाहिए। तो वो जो 2 s है वो कौन से पोजीशंस में आ सकते हैं वो हमें देखना है। और बेसिकली हमें n स्लॉट्स में से 2 स्लॉट चुनने हैं। वो n चूज 2 तरीके से हम चूज कर सकते हैं। हर एक परिणाम के लिए जिसमें ठीक ठीक 2 s है और बाकी ठीक ठीक n माइनस 2 f है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2f। हर एक s की प्रोबेबिलिटी है p, वो 2 बार आ रहा है। और हर एक f की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस p, वो n माइनस 2 बार आ रहा है। तो p2 की वैल्यू हो गई ये n चूज 2 p स्क्वायर 1 माइनस p रेस टू n माइनस 2। और इन जनरल px अगर हम लिखने जाएंगे तो यही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। हमें चाहिए अब x सक्सेसेस और n माइनस x फेल्यूर्स। तो x सक्सेस के स्लॉट्स हम n चूज x तरीके से अलग अलग तरीकों से चयन कर सकते हैं। हर सच परिणाम के लिए जिसमें x सक्सेस है, तो हर x सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी p रेस टू द पावर x, और बाकी जो बचे n माइनस x फेल्यूर्स है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस p रेस टू n माइनस x। और ये तभी सही होगा जब x एक वैलिड मान है रैंडम वेरिएबल कैपिटल X का। उसका मतलब है x का मान है 0 1 2 अप टू n, और बाकी सब चीजों के लिए 0 अदरवाइज। तो हमने ये रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल NP का PMF इस तरह से निर्देशित कर दिया है। एक बार फिर से अगर हम देखना चाहेंगे तो समेशन x इक्वल टू 0 टू n चूज x p टू द पावर x 1 माइनस p टू द पावर n माइनस x। अगर फिर एक बार वो बाइनोमियल एक्सपांशन को की तरफ हम ध्यान दें तो ये सिर्फ 1 माइनस p प्लस p रेस टू द
पावर n का एक्सपांशन है, a प्लस बी रेस टू द पावर n, और जो जिसका मान है 1 माइनस पी प्लस पी तो हो गया 1, और 1 रेस टू द पावर n हो गया 1। सो ये एक वैलिड पीएमएफ है। तो ये हो गया बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल जिसके प्राचल है n और p, उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अगर हम n इक्वल टू 1 देख लें तो आप एक एक्सरसाइज के तौर पर देख सकते हैं कि अगर आप n इक्वल टू 1 मतलब बर्नौली सिचुएशन में अगर हम देख लें तो ये जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल हमारे बर्नौली रैंडम वेरिएबल के पीएमएफ को ही दर्शाएगा, क्योंकि n जब 1 होता है तो x की वैल्यू होगी 0 या 1, और p टू द पावर 0 होता है 1, p टू द पावर 1 होता है p, और ये सब आप एक्सरसाइज के तौर पर देख सकते हैं। इसका अपेक्षित मान क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या होता है, या प्रत्याशित मान क्या होता है। कोई भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, असतत यादृच्छिक चर के लिए, अगर हम उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता है हर एक पॉसिबल वैल्यू x को ले ले, उसको मल्टीप्लाई करे उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यू स्मॉल x, या पीएमएफ p ऑफ x, और सभी वैलिड x को जोड़ ले। तो ये जो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, इसको हम अगर, इसमें तो हमें पता है कि ये x की वैलिड वैल्यूज क्या है। x एक पूर्णांक होना चाहिए जो कि 0 से स्टार्ट होता है और n सबसे अधिक होता है, और उसके बीच वाले सभी पूर्णांक वैलिड वैल्यूज हैं। और ऐसे किसी x के लिए px की वैल्यू है n चूज x p टू द पावर x 1 माइनस p टू द पावर n माइनस x। तो ये तो हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर इस पे हम विचार करें, जब x की वैल्यू 0 होती है तो ये जो हम px को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से, तो x की वैल्यू जब 0 है तो वो प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 से, तो वो तो 0 ही होगा। तो इस समेशन में, इस सम में x इक्वल टू 0 जब होगा तो उसकी वैल्यू होगी 0। वो हमने अलग से लिख दी, और बाकी जो बचे हैं x इक्वल टू 1 टू n, वो मैंने फिर से उसी तरह से दोहरा दिया, लेकिन इसी समय मैं n चूज x की पूरी परिभाषा भी लिख रहा हूं, उसको पूरे एक्सपांशन कर रहा हूं। n चूज x याद करिए, उसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल टाइम्स n माइनस x फैक्टोरियल p टू द पावर x 1 माइनस p टू द n माइनस x उसी तरह से रहेंगे। तो ये 0 जो है हम उसको भूल सकते हैं, तो बाकी जो बचे है वो उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं। अब ये जो x है, ये मैं दो चीजें, ये जो फैक्टोरियल टर्म्स है उसको पहले तो मैं डिनोमिनेटर लिखता हूं। ये जो x फैक्टोरियल है उसको मैं लिखूंगा, x फैक्टोरियल का मतलब याद कीजिए, ये है x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2, ऐसे सभी जो पूर्णांक है उसको हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। 1 और एंड में 2 मल्टीप्लाइड बाय 1
सो x minus 1, x minus 2, x minus 3 अप टू 3 to 1 इन सभी पूर्णांकों को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें मिलता है x फैक्टोरियल। तो मैं x फैक्टोरियल को लिखूंगा x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 फैक्टोरियल। उसमें जो x टर्म है वो मैंने अलग से निकाल दी, क्योंकि अब x जो वैल्यूज ले रहा है वो है x एंड n, तो x की वैल्यू शून्य नहीं है तो x कैंसिल करने वाला हूं, इसी कारण मैंने ये कर दिया है। और इसके लिए मैं n को भी इसी तरह लिख रहा हूं, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। और जो n माइनस x फैक्टोरियल है उसको मैं इस प्रकार से लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा n माइनस 1 माइनस x माइनस 1 फैक्टोरियल। आप देख सकते हैं n माइनस 1 माइनस x माइनस 1 तो हो गया n माइनस 1, सॉरी n माइनस x, तो कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ लिखने का तरीका मैंने चेंज कर दिया है। और जो p है उसको भी मैं और ये जो बाकी जो टर्म्स है उसी में मैं उनमें भी मैं उसी तरह का फर्क करूंगा। ये p को p टू द पावर x है, इसको मैं p अलग से लिखूंगा, p टू द पावर x माइनस 1 अलग से लिखूंगा। ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो p टू द पावर x आएगा। और ये जो 1 माइनस p है उसका जो एक्सपोनेंट है उसको भी मैं n माइनस x को लिखूंगा, n माइनस 1 माइनस x माइनस 1। ये क्यों कर रहे हैं? जैसे कि मैंने कहा ये जो x है और ये जो x है ये हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये x वैल्यू शून्य नहीं लेगा। यही एक कारण था जिसके लिए हमने x इक्वल टू 0 की जो टर्म है वो अलग से उसका एनालिसिस किया था, वो शून्य ही थी इस बार। और ये x तो कैंसिल हो गया और हम देख रहे हैं कि n जो बचा है, एक n अलग से बचा है, वो हम कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो सम है वो x, उसमें x की वैल्यूज चेंज हो रही है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। तो ये जो एक n है वो हम बाहर लाएंगे, ये जो एक p है वो हम सम के बाहर ला सकते हैं। और जो टर्म्स बची है उसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 चूज x माइनस 1 p टू द पावर x माइनस 1 1 माइनस p टू द पावर n माइनस 1 माइनस x माइनस 1। और हम ये जो वेरिएबल x है उसको हम अगर चेंज करेंगे, पुट y इज इक्वल टू x माइनस 1, तो व्हेन उसके लिमिट्स क्या होंगे, व्हेन x इज 0, सॉरी x तो x की वैल्यूज है 1 से लेकर n तक, सो x इज 1, y इज 0, एंड व्हेन x इज n, y इज n माइनस 1। तो इस वेरिएबल चेंज के तहत के बाद हम ये जो एक्सप्रेशन है उसको लिख सकते हैं y के संदर्भ में, y going from 0 to n minus 1, n minus 1 choose y, p to the power y, 1 minus p raised to the power n minus 1 minus y। और जैसे हमने इस स्क्रीन पर अभी भी है ये बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो ये जो सम है उसकी वैल्यू है 1 माइनस पी प्लस पी रेस्ट टू द पावर n माइनस 1, जो कि होगा 1। सो इसका पूरा मान होगा np। तो हमने क्या डिराइव किया है, अगर x बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है जिसके प्राचल n और p से दर्शाए गए हैं, तो उसका प्रत्याशित मान या अपेक्षित मान एक्सपेक्टेड वैल्यू है n टाइम्स p। और किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए जो ये सॉर्ट ऑफ एवरेज वैल्यू हम
हमें पता चलती है। और एक जो हम देखते हैं वो होता है वेरिएंस और या प्रसरण, वेरिएंस ऑफ एक्स। तो इसको भी हम डिराइव कर सकते हैं। मैं फॉर्मूला अभी लिख देता हूं। वेरिएंस ऑफ एक्स इज n टाइम्स p टाइम्स 1 माइनस p। तो ये जो दो चीजें हैं वो कौन से रैंडम वेरिएबल्स के लिए है? जब x है बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर n माइनस p, सॉरी n पैरामीटर प्राचल n एंड p। ये वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने के लिए काफी सारी चीजें हम कर सकते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स तो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर, या जो पहली परिभाषा है उसको हम देख सकते हैं। इसको मैं अभी डिराइव नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इसकी डायरेक्शन स्टेप्स दर्शाऊंगा कैसे करेंगे। नोट दैट x into x minus 1 is x square minus x, and therefore expected value of x into x minus 1 is expected value of x square minus expected value of x। तो expected value of x तो हमने निकाल लिया है। हमें वेरिएंस के लिए पता करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो कि n टाइम्स p है। और ये x टाइम्स x माइनस 1 की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए हमने जो एक्सपेक्टेड वैल्यू में यहां किया था वही करेंगे। सिर्फ एक एडिशनल बात देखते हैं कि हमने x इक्वल टू 0 को अलग से लिया था, क्योंकि जब x 0 है तो ये जो टर्म है x इक्वल टू 0 के लिए जो टर्म है उसका मान है 0। और हम अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x टाइम्स x माइनस 1 निकाल रहे हैं तो x इक्वल टू 1 के लिए भी उसका मान होगा 0। तो हम पहले दो टर्म्स बाहर निकालते हैं और बाकी बचे n माइनस 2 टर्म्स है, उसी को इन्हीं स्टेप्स को लेके हम उसको कैलकुलेशंस करेंगे। अगर तो हमें मिलता है, इसकी वैल्यू है n टाइम्स n माइनस 1 टाइम्स p स्क्वायर, क्योंकि जैसे कि n फैक्टोरियल को हम लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 2। तो n टाइम्स n माइनस 1 बाहर आएगा और दो पावर्स p की बाहर आएंगी, और जो बाकी बचेगा वो बाइनोमियल एक्सपेंशन रहेगा 1 माइनस p रेस टू द पावर n माइनस 1 माइनस p प्लस p रेस टू n माइनस 2 का, जिसका मान होगा 1। ये हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1। जैसे कि मैंने कहा, ये मैं पूरा डेराइव नहीं कर रहा हूं, मैंने स्टेप्स बता दिया है। हमने पहले ही एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकाल लिया था, कैलकुलेट कर लिया था। और ये अगर हम देखेंगे तो इसका मान आता है, ये अगर हम इसको एक्सपांड करेंगे तो इसका मान आता है n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी। ये हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, और वेरिएंस ऑफ एक्स होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एन पी होल स्क्वायर। और इसको अगर हम देखेंगे तो आप ये लास्ट स्टेप एज ए एक्सरसाइज देख लीजिए। ये होगा n टाइम्स p टाइम्स 1 माइनस p। तो हमने क्या देखा है कि जब x बाइनोमियल np है
तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है n टाइम्स p और वेरिएंस होता है n टाइम्स p टाइम्स 1 माइनस p।